नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एके अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल की, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट की यदि हम बात करें तो आज का मोटिवेशनल कोट है कि यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे अंगुलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तो ये एक बहुत कटु सत्य है कि किसी भी अगर हम काम को करते हैं तो उस काम को करने से पहले हमारी जो उस काम को करने में मेहनत लगती है, या हम किसी भी काम को एक मेहनत के साथ में करते हैं, तभी हमें सफलता जो है वो मिल सकती है। तो किस्मत जो है वो मेहनत करके ही बनाई जा सकती है, और मेहनत का कोई भी दूसरा विकल्प नहीं होता है। तो यही आज का मोटिवेशनल कोट है। शुरू करते हैं आज का क्लास। हम बात कर रहे थे भारत के प्रायद्वीपीय भारत की हम बात कर रहे थे। भारत के प्रायद्वीपीय भारत के अंदर यदि हम बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर। केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर हमने पढ़ा था भारत का विस्तार पढ़ा था। अरावली पर्वतमाला हमने पढ़ा था, मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा श्रेणी। ये प्रायद्वीपीय भारत में केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत पाई जाने वाली कुछ एक श्रृंखलाएं हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं भारत के मानचित्र की। तो ये भारत का मानचित्र है, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी अरावली पर्वत श्रृंखला की। सभी जानते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर हमने डिटेल में पढ़ा था। अरावली पर्वत श्रृंखला हो गई। अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद में ये आपके क्या हो जाती है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हो जाती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बाद में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो पठार आते हैं। कौन कौन से? बुंदेलखंड का और बघेलखंड का, दो यहाँ पे पठार आते हैं। और यहाँ पे एक पठार आ जाता है जिसे मालवा के पठार के नाम से भी जाना जाता है। और इन दोनों पठारों के बीच में यहाँ पे एक पठार और आता है जिसे किस नाम से जाना जाता है? ये आपकी कौन सी हो जाती है? अरावली पर्वत श्रेणी हो जाती है। अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में हमने पढ़ा था। दूसरी यदि हम बात करते हैं तो कौन सा हो जाता है? मेवाड़ का पठार हो जाता है। मेवाड़ के पठार के बाद में यदि हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है आकृति, ये जो आकृति है, ये यदि हम बात करते हैं तो ये त्रिभुजाकार आकृति है। वास्तव के अंदर किस प्रकार की आकृति है? त्रिभुजाकार आकृति है। तो मेवाड़ का पठार हो गया। दूसरे नंबर पे बात करते हैं मालवा का पठार हो जाता है। क्या हो जाता है? मालवा का पठार हो जाता है। मालवा के पठार के बाद में बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हो जाता है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हो जाता है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हो जाता है। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बाद में बात करते हैं तो ये बुंदेलखंड का पठार हो जाता है। किसका? बुंदेलखंड का पठार हो जाता है। और बुंदेलखंड के पठार के बाद में बात करते हैं तो ये जो होता है ये आपका बघेलखंड का पठार हो जाता है। किसका पठार हो जाता है? बघेलखंड का पठार हो जाता है। आगे बात समझ में। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो ये बुंदेलखंड का पठार हो गया, अरावली पर्वत श्रृंखला हो गई, मेवाड़ का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हो गई, बुंदेलखंड का और बघेलखंड का पठार हो गया। अब यदि हम बात करते हैं इनके विस्तारों की, तो सबसे पहले यदि हम बात करें इनके विस्तार की तो सबसे पहले विस्तार की हम बात करते हैं मेवाड़ के पठार की। किसकी बात करते हैं हम? मेवाड़ के पठार की हम बात करने वाले हैं। किस पठार की बात करेंगे? मेवाड़ के पठार की हम बात करेंगे। तो मेवाड़ के पठार की यदि हम बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला के पास में यहाँ पे कौन सा पठार आ जाता है? मेवाड़ का पठार आ जाता है। कौन सा पठार आ जाता है? मेवाड़ का पठार आ जाता है। मेवाड़ के पठार के विस्तार की बात करते हैं तो मेवाड़ के पठार का जो विस्तार है ये कहाँ कहाँ पे है? तो ये आपके राजस्थान के अंदर है। और दूसरे नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है। कहाँ पे आता है? ये मध्य प्रदेश के अंदर भी आता है। और कौन से पे आता है? राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है ये प्रमुख रूप से यहाँ पे आपका आता है। मध्य प्रदेश के अंदर भी आता है और किसके अंतर्गत आता है? ये राजस्थान के अंतर्गत भी आता है। मेवाड़ का पठार इन दो जगहों के ऊपर फैला हुआ है।
उसके बाद में यदि हम बात करते हैं मेवाड़ का पठार, और यहाँ पे कौन सा पठार है, मालवा का पठार है, और यहाँ पे क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो केवल राजस्थान में है, और मेवाड़ का पठार जो है वो केवल किन दो राज्यों में है, मध्य प्रदेश में है और राजस्थान में भी है। यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये अरावली पर्वतमाला है, और ये क्या हो जाता है, ये मालवा का पठार हो जाता है। तो यदि हम बात करें कि मेवाड़ का पठार जो है, ये जो मेवाड़ का पठार आपको दिखाई दे रहा है, मेवाड़ का पठार जो है, ये मेवाड़ का पठार अरावली पर्वतमाला को मालवा के पठार से क्या करता है, अलग करता है। मेवाड़ का पठार जो है ये अरावली पर्वतमाला को मालवा के पठार से क्या करता है, अलग करता है। मालवा के पठार से क्या करता है, ये अलग करता है। यानी कि मेवाड़ का पठार जो है ये अरावली पर्वतमाला को मालवा के पठार से अलग करता है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो मेवाड़ के पठार की जो सबसे प्रमुख नदी है, उस नदी का नाम है बनास नदी। कौन सी नदी है, बनास नदी है। कौन सी नदी है, बनास नदी है। यानी कि ये जो आपका मेवाड़ का पठार है, यहाँ पे एक नदी बहती है, बनास नदी। यहाँ पे ये बनास नदी बहती है। और बनास नदी की यदि हम बात करते हैं तो बनास नदी किसकी सबसे सहायक नदी है, चंबल नदी की सबसे प्रमुख नदी है। चंबल नदी की सबसे क्या है, प्रमुख ये नदी है। तो ये आपका हो जाता है मेवाड़ का पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। अरावली और मालवा के पठार को क्या करता है, ये अलग करता है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो आता है मालवा का पठार आ जाता है। क्या आ जाता है, मालवा का पठार आ जाता है। मालवा के पठार की बात करें तो मालवा का पठार भी दो राज्यों के अंदर फैला हुआ है। दो राज्य कौन कौन से हैं, मालवा का पठार भी राजस्थान और गुजरात के अंदर फैला हुआ है। गुजरात के अंदर, सॉरी गुजरात नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर फैला हुआ है। कहाँ पे फैला हुआ है, राजस्थान में फैला हुआ है, और दूसरा मध्य प्रदेश में फैला हुआ है मालवा का पठार। यदि हम बात करते हैं मालवा के पठार की, तो मालवा के पठार को राजस्थान में हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। ये जो हाड़ौती का पठार है, ये राजस्थान के 4 जिलों के अंदर प्रमुख रूप से फैला हुआ है। 4 जिलों के अंदर राजस्थान के फैला हुआ है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार बोलते हैं राजस्थान में मालवा के पठार को। मालवा के पठार के अंदर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सी चट्टानों के, तो बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन और अपक्षय के कारण किस मृदा का विकास हुआ है। यहाँ पे चट्टानों के अपर्दन और अपक्षय के कारण यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अपर्दन और अपक्षय के कारण किस मृदा का विकास हुआ है, तो यहाँ पे काली मृदा का विकास हुआ है। और काली मृदा आप सभी जानते हो किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो कपास की खेती के लिए ये उपयुक्त होती है। तो मालवा के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। दूसरी यदि हम बात करते हैं तो मालवा के पठार की जो सबसे प्रमुख नदी है वो कौन सी है, वो आपकी चंबल नदी है। कौन सी नदी है, चंबल नदी है। मालवा के पठार की सबसे प्रमुख नदी बात करते हैं तो मालवा के पठार की जो सबसे प्रमुख नदी है वो कौन सी नदी है, चंबल नदी आती है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो चंबल नदी सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या बनाती है, उत्खात बनाती है। उत्खात का मतलब ये हो जाता है कि ये जो है वो अपने तेज बहाव के लिए प्रमुख रूप से जानी जाती है। चंबल नदी उत्खात यानी कि किसका निर्माण कर देती है, ये महाखड्डों का निर्माण यहाँ पे कर देती है। महाखड्डों का निर्माण यहाँ पे प्रमुख रूप से कर देती है। तो इससे बने हुए महाखड्डों को या उत्खात भूमि इसके नाम से जाना जाता है। और इस भूमि को क्या बोलते हैं, तो उत्खात भूमि का प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उत्खात भूमि का क्या कहते हैं, इसको प्रदेश कहते हैं। चंबल नदी जो है वो मालवा के पठार की सबसे क्या है, प्रमुख नदी है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं मालवा के पठार की क्या है, यहाँ पे प्रमुख नदी है। उसके बाद में यदि हम बात करें मालवा का पठार हो जाता है। मालवा के पठार के बाद में बात करते हैं तो यहाँ पर हमने पढ़ा था बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार हमने पढ़ा था। हम बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार की, किसकी बात करते हैं,
बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो बुंदेलखंड का जो पठार है इसका विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड के पठार का जो विस्तार है प्रमुख रूप से दो राज्यों के अंदर फैला हुआ है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों के अंदर फैला हुआ है। बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत ही उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इस बुंदेलखंड के पठार के उत्तर के अंदर यदि हम बात करते हैं तो ग्वालियर पहाड़ी का क्या आ जाता है, क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं इसके दक्षिण के अंदर यदि हम बात करते हैं तो विंध्यन श्रेणी आ जाती है। इसके पश्चिम के अंदर यदि हम बात करते हैं तो अरावली पर्वत श्रृंखला आ जाती है। और यदि हम बात करें इसके पूर्व की तो इसके पूर्व के अंदर कौन सा पठार आ जाता है, इसके पूर्व के अंदर यदि हम बात करते हैं, ठीक है, इसके पूर्व के अंदर यदि हम बात करते हैं तो आपका वो आ जाता है बघेलखंड का पठार यहाँ पे आ जाता है। बघेलखंड का पठार यहाँ पे प्रमुख रूप से आ जाता है। तो बुंदेलखंड का पठार हो जाता है। बुंदेलखंड के पठार की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये दो क्षेत्रों के अंदर फैला हुआ है। बुंदेलखंड के पठार की यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो क्षेत्रों के अंदर फैला हुआ है। बुंदेलखंड के पठार में ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के अंदर, ग्रेनाइट और जो नीस चट्टानें थी, इन ग्रेनाइट और नीस चट्टानों में अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होने के कारण यहाँ पे रेड सोइल का विकास हुआ है। रेड सोइल यानी कि लाल मृदा का यहाँ पे विकास हो गया है और लाल मृदा का विकास होने के कारण इसको लाल मृदा का प्रदेश भी कहा जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो ये जो बुंदेलखंड का पठार है ये किसका भाग है? बुंदेलखंड का जो पठार है ये केंद्रीय उच्च भूमि का ही क्या है, केंद्रीय उच्च भूमि का ही ये भाग है। केंद्रीय उच्च भूमि का ये क्या है, भाग है। ये बुंदेलखंड का पठार हो जाता है। बुंदेलखंड के पठार की बात करते हैं तो बुंदेलखंड का जो पठार है ये मध्य प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैला हुआ है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो इसके उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र आता है। दक्षिण के अंदर जो है वो आपका विंध्यन पर्वत श्रृंखला आ जाती है। पश्चिम के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला और पूर्व के अंदर बघेलखंड का पठार आ जाता है। बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत ग्रेनाइट और नीस चट्टानी संरचनाओं में अपक्षय और अपर्दन की क्रिया जब हुई तो किस मृदा का विकास हुआ? लाल मृदा का विकास हुआ। अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया क्या होती है, क्या कोई मुझे बता सकता है? कमेंट में तो जरूर बताइएगा। अपक्षय की अगर किसी को नहीं पता तो अपक्षय का मतलब ये होता है कि कोई भी दो चट्टानें क्या होती है, जब आपस में क्या करती है, घर्षण करती है। जब आपस में घर्षण करती है तो घर्षण करने के उपरांत जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का निर्माण हो जाता है। मतलब आप ये समझो कि कोई भी दो चीज अगर आपस में इस प्रकार से अगर हम उनको रगड़ें तो क्या हो जाता है कि छोटे छोटे कणों के रूप में निर्माण होता है। जैसे कि चाकी होती है, आटा पीसने वाली जो चाकी जिसको बोल सकते हैं, जो घरों में आमतौर पर मिल जाती है बागड़ी भाषा में। उन दो पत्थरों के मध्य, दो पत्थर ही तो होते हैं, उन दो पत्थरों के मध्य क्या होता है, उन दो पत्थरों के मध्य जब घर्षण होता है तो घर्षण के परिणाम स्वरूप उस घर्षण के दाब के कारण ही क्या होता है कि जो गेहूं या जिसके भी दाने उसके अंदर हम डालते हैं तो उन दोनों के दाब के कारण क्या होता है कि वो जो दाने होते हैं वो पिस करके छोटा आकार या ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से अपक्षय की क्रिया भी चट्टानों के अंदर होती है। मतलब दो पत्थर जब आपस में मतलब घर्षण करते हैं तो घर्षण से दाब जब उत्पन्न होता है तो वो छोटे छोटे कंकर पत्थरों में टूट जाते हैं। तो ये तो अपक्षय की क्रिया हो जाती है। और अपर्दन की क्रिया होती है। अपर्दन मतलब क्या हो जाता है कि उन कंकड़ पत्थरों का किसी भी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। तो ये अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होती है। और जब अपक्षय और अपर्दन की क्रिया दोनों साथ साथ में होती है तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है डेंड्यूनेशन। डेंड्यूनेशन का मतलब होता है अन्नाच्छादन की प्रक्रिया बोलते हैं। मतलब अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया जब साथ साथ में होती है तो इसे डेंड्यूनेशन या अन्नाच्छादन की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम पढ़ रहे थे बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार में कौन सी मृदा का विकास हुआ है? लाल मृदा का विकास हुआ है। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा है विंध्यन पर्वत श्रृंखला।
पर्वत श्रृंखला हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो विंध्यन पर्वत श्रृंखला की यदि हम बात करते हैं तो विंध्यन पर्वत श्रृंखला जो है प्रमुख रूप से गुजरात के अंदर फैली हुई है। गुजरात के बाद में कौन सी, मध्य प्रदेश आ जाता है। मध्य प्रदेश के बाद में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश आ जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद में बात करते हैं तो बिहार आता है। बिहार के बाद में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ आ जाता है। क्या आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है। तो इन प्रमुख रूप से 5 राज्यों के अंदर कौन सी फैली हुई है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो विंध्यन पर्वत श्रृंखला है। और विंध्यन पर्वत श्रृंखला जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। ये जो विंध्यन पर्वत श्रृंखला है इसको गुजरात के अंदर किस नाम से जाना जाता है, तो इसे गुजरात में जोबट हिल के नाम से जाना जाता है। ये एक शब्दावली है। जो विंध्यन पर्वत श्रृंखला है इसको गुजरात में जोबट हिल के नाम से जाना जाता है। और जो विंध्यन पर्वत श्रृंखला है इसको बिहार के अंदर यदि हम बात करते हैं तो इसको बिहार में कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है। कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कैमूर हिल के नाम से इसको जाना जाता है। गुजरात में विंध्यन पर्वत श्रृंखला को जोबट हिल के नाम से जाना जाता है और बिहार में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। विंध्यन पर्वत श्रृंखला जो है, इस विंध्यन पर्वत श्रृंखला के साथ में कौन सी पर्वत श्रृंखला आ जाती है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आ जाती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला यहाँ पे आ जाती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्यन पर्वत श्रृंखला के मध्य एक नदी है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी के नाम से जिसको जाना जाता है। किस नाम से, नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है। मतलब ये हो गया कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को सतपुड़ा पर्वत से अलग कौन सी नदी करती है, तो वो नर्मदा नदी हो जाती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है जिसका निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है इसका निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों से इसका जो निर्माण है वो हुआ है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से जो है वो इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको समझ में आ गया कि ये जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ये गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। गुजरात के अंदर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को जोबट हिल के नाम से जाना जाता है। बिहार में इसको कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है। और जो नर्मदा नदी है ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से अलग करती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया से इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये प्रमुख रूप से हो जाता है केंद्रीय उच्च भूमि के जितने भी भाग हैं। कौन कौन से हमने पढ़ लिए हैं, अरावली पर्वतमाला हमने पढ़ लिया है, मालवा का पठार हमने पढ़ लिया है, मेवाड़ का पठार हमने पढ़ लिया है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हमने पढ़ ली है और बुंदेलखंड का पठार हमने पढ़ लिया है। और दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो हमने सतपुड़ा जो पर्वत है वो आपका वो भी हमने पढ़ लिया है। तो ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का केंद्रीय उच्च भूमि का भाग हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा हमारा चलता है वो हमने पढ़ा था केंद्रीय उच्च भूमि हमने पढ़ा है। उसके बाद में पूर्वी पठार है, उत्तर पूर्वी पठार है और दक्कन का पठार है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो आपका हो जाता है पूर्वी पठार की। यदि हम बात करते हैं आज हम एक ही पढ़ेंगे पूर्वी पठार। पूर्वी पठार की यदि हम बात करते हैं तो पूर्वी पठार को किस नाम से और से जाना जाता है, पूर्वी पठार। पूर्वी पठार का मतलब ये हो जाता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इस प्रायद्वीपीय भारत की जो पूर्वी सीमा का निर्धारण है, प्रायद्वीपीय भारत की जो पूर्वी सीमा का निर्धारण है, पूर्वी सीमा का निर्धारण नहीं, पूर्वी पठार जो है ना इसे पूर्वी पठार कहते हैं। जैसे कि यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 3 संरचनाएं दिखाई देगी। कौन कौन सी संरचनाएं, 3 प्रकार की संरचनाएं यहाँ पे दिखाई देने वाली है। कौन कौन सी संरचनाएं हैं, सबसे पहले ऊपर की ओर जो होता है वो आपका होता है हजारीबाग का पठार। किस नाम से जाना जाता है, जिसको हजारीबाग का क्या बोला जाता है, जिसको पठार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हजारीबाग का पठार के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पे नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आप पाएंगे कि इसको बोला जाता है रांची का पठार। किस नाम से जाना जाता है, रांची का पठार के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि तो पाएंगे यहाँ पे आपका हो जाता है राजमहल, राजमहल का पठार, राजमहल का पठार हो जाता है। यहाँ पे राजमहल का क्या हो जाता है, यहाँ पे पठार हो जाता है, या राजमहल पहाड़ियाँ भी बोल सकते हो आप। तो हजारीबाग का पठार उत्तर में हो जाता है, दक्षिण में रांची का पठार हो जाता है, पूर्व में राजमहल का पठार हो जाता है। तो इस प्रकार से ये संरचना बनती है। प्रमुख रूप से इस पूर्वी पठार की यदि हम बात करते हैं तो इस संपूर्ण को किस नाम से यदि हम बात करते हैं तो जाना जाता है। ये जो पूरी की पूरी संरचना है, इस पूरी की पूरी संरचना को हम जानते हैं छोटा नागपुर का पठार के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर का पठार के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब क्या हुआ कि हजारीबाग का पठार, रांची का पठार और राजमहल के पठार, इन तीनों पठारों को अगर मिला दिया जाए तो छोटा नागपुर का पठार। इसलिए तो देखो कि जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, इसको पठारों का पठार क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अनेक पठारों से मिलकर के बना है। अब छोटा नागपुर का जो पठार है ये 3 पठारों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से? हजारीबाग का पठार, राजमहल का पठार और रांची का पठार। ये 3 पठार यहाँ पे हो गए, तो ये छोटा नागपुर पठार हो गया। अब यदि हम बात करते हैं तो छोटा नागपुर के पठार का जो विस्तार है ये किन किन राज्यों के अंदर आता है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे हो जाता है दक्षिणी बिहार। कौन सा हो जाता है? दक्षिणी बिहार यहाँ पे हो जाता है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप पाएंगे तो यहाँ पे हो जाता है झारखंड हो जाता है। कौन सा हो जाता है? झारखंड हो जाता है। झारखंड के बाद में बात करते हैं तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल भी साथ में जुड़ा हुआ है इसके। पश्चिम बंगाल के बाद में यदि हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के बाद में यहाँ पे आपका जाता है छत्तीसगढ़ भी हो जाता है। कौन सा हो जाता है? छत्तीसगढ़ भी हो जाता है। छत्तीसगढ़ भी हो जाता है। और छत्तीसगढ़ के बाद में बात करते हैं तो आपका पश्चिम बंगाल का उत्तरी छत्तीसगढ़ हो जाता है। यहाँ पे उत्तरी छत्तीसगढ़ हो जाता है। तो ये 3-4 प्रकार की संरचनाएं यहाँ पे बनती है। छोटा नागपुर के पठार के विस्तार की बात करें, दक्षिणी बिहार, झारखंड में, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला है और छत्तीसगढ़ का उत्तरी छत्तीसगढ़ बोलते हैं, जिसको उत्तरी छत्तीसगढ़ के अंदर राजमहल का या छोटा नागपुर का पठार के नाम से इसको जाना जाता है। इस तीनों संरचनाओं को किस नाम से जाना जाता है? रांची के पठार के नाम से या छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, थोड़ी मैं संरचना को बड़ा करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप पाएंगे कि यहाँ पे हजारीबाग का पठार हो गया, यहाँ पे आपके कौन सा हो गया? राजमहल का पठार हो गया। और यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा पठार हो जाता है? रांची का पठार हो जाता है। कौन सा पठार हो जाता है? रांची का पठार हो जाता है। ये हजारीबाग का पठार हो जाता है और ये आपका हो जाता है राजमहल गारो गेप या राजमहल मालदा गेप के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। हजारीबाग के पठार को और रांची के पठार के मध्य से एक नदी निकलती है। इस नदी को बोला जाता है दामोदर नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी के नाम से जाना जाता है। तो दामोदर नदी जो है, ये दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करने का कार्य करती है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, फैक्ट्स ये है कि दामोदर नदी जो है, सभी जानते हैं कि भारत का कोयला उत्पादन की दृष्टि से, भारत का कोयला उत्पादन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत का कोयला उत्पादन की दृष्टि से क्या है? एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। भारत का कोयला उत्पादन की दृष्टि से क्या है? एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो हजारीबाग का जो पठार है, इस पठार के ऊपर, इस हजारीबाग के पठार के ऊपर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ हिल के नाम से जिसे जाना जाता है। पार्श्वनाथ हिल के नाम से जिसको जाना जाता है, ये हजारीबाग के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा इस पार्श्वनाथ के हिल के ऊपर जैनियों का, यानी कि जैन धर्म से संबंधित जो है वो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। रांची के पठार के ऊपर, यानी कि हजारीबाग के पठार के ऊपर कौन सी हिल है? तो पार्श्वनाथ हिल है, जो हजारीबाग के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी यदि हम बात करते हैं तो स्वर्ण रेखा नदी छोटे नागपुर की, यानी कि जो रांची का जो पठार है,
इसकी यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक नदी पाई जाती है जिसे स्वर्ण रेखा नदी के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी है दामोदर नदी, जो इस पठार की, पूरे छोटे नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी जो है वो दामोदर नदी है। और दूसरी सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है किसके, छोटे नागपुर के पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो वो आपकी कौन सी हो जाती है? स्वर्ण रेखा नदी हो जाती है। इस स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर एक क्या बना हुआ है? हुंडरू जलप्रपात भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हुंडरू जलप्रपात यहाँ पे बना हुआ है। तो ये आपका थोड़ी सी जानकारी हो जाती है। मतलब स्वर्ण रेखा नदी जो है इसके ऊपर क्या बना हुआ है? एक हुंडरू जलप्रपात भी बना हुआ है। तो ये क्या हो जाता है? राजमहल, छोटे नागपुर के पठार के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं पूर्वी पठार की, पूर्वी पठार के अंदर 3 संरचनाओं को हमने पढ़ना है। सबसे पहले हमने पढ़ना है छोटे नागपुर के पठार को, दूसरी संरचना को हमने पढ़ना है छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन के नाम से, और तीसरे नंबर पे हमने पढ़ना है दंडकारण्य का पठार। तो आज हमने एक संरचना को कंप्लीट किया है, कौन सी? छोटे नागपुर के पठार के नाम से जाने जाती है। अब यदि हम बात करते हैं हजारीबाग का पठार, रांची और झारखंड और ये जो राजमहल का पठार है, इन तीनों संरचनाओं को अगर मिला दिया जाए तो ये छोटे नागपुर के पठार कहलाता है। और इसका जो विस्तार है दक्षिणी बिहार, झारखंड के अंदर, पश्चिम बंगाल में और उत्तरी छत्तीसगढ़ के अंदर इसका विस्तार है। दामोदर नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। दामोदर नदी कोयला के भंडार की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस हजारीबाग के पठार के ऊपर सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ हिल है। इसके अलावा यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित एक तीर्थ स्थल भी है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं रांची के पठार के ऊपर भी एक नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा नदी जो है ये इस पठार की यानी कि छोटे नागपुर के पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसके ऊपर एक हुंडरू जलप्रपात भी बना हुआ है। तो आज के लिए मैं समझूंगा ये जानकारी पर्याप्त होगी। और एक रिक्वेस्ट है कि दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो और हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको कैसा लगा। दूसरी बात ये है कि अगर ये जानकारी आपको बेस्ट लगती है या आप इतना इसका इम्पोर्टेंट समझते हो तो इस जानकारी को कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। ये हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।